दोस्तों, गुजरात शहर के अंदर एक करोड़पति व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम सूरज है। और सूरज जो कि कई कंपनियों का मालिक है और उन्होंने अपनी सारी कंपनियों पर मैनेजर रख रखे हैं जो पूरा हिसाब किताब उसे घर पर ही दिखा दिया करते हैं। यानी कि रुपयों पैसों की उसके पास कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से उसका समय व्यतीत हो रहा है। वह घर पर अपने परिवार के साथ रहा करता है। उसका एक लड़का है जिसकी उम्र 15 साल है। एक दिन सुबह सुबह वह अपने घर के गार्डन में बैठकर अखबार पढ़ रहा था और साथ में चाय की चुस्कियां ले रहा था। तभी अचानक से उसके बेटे का एक दोस्त उससे मिलने के लिए आता है। सूरज बैठा बैठा अपने बेटे और उसके दोस्त को देख रहा था और देखने के बाद उसे अपने एक दोस्त की याद आ जाती है। इसके बाद जो सूरज होता है वह अपने दोस्त से मिलने का फैसला करता है और घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी से सामान पैक करने के लिए कहने लगता है। वह कहता है, मुझे अपने दोस्त से मिलने के लिए जाना है। तो उसकी पत्नी उससे पूछने लगती है, कौन सा दोस्त और किससे तुम मिलने जा रहे हो? तो वह कह देता है, मैं अपने दोस्त गोपी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। इस नाम को सुनते ही उसकी पत्नी एकदम से इस बात के लिए तैयार हो जाती है और कहने लगती है कि ठीक है, मैं सामान पैक कर लेती हूँ और हम दोनों चलेंगे उनसे मिलने के लिए। पत्नी सामान पैक करने लगती है, लेकिन तभी जो सूरज होता है वह बाहर आता है और बाहर आकर अपने बेटे से भी तैयार होने के लिए कहने लगता है। अब बेटा पूछता है कि पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? तो वह कहता है कि एक खास आदमी है और उससे तुम्हें मिलाना है। इस बात को सुनकर बेटा कहने लगता है कि पिताजी, आप चले जाइए। लेकिन पिता कहता है कि नहीं बेटा, तुम्हारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। इसके बाद बेटा भी अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और सभी लोग तैयार होकर वहां से निकलने लगते हैं। धीरे धीरे सफर तय होता है और सफर तय करने के बाद वह लोग सीधा बिहार के शहर पटना पहुंच जाते हैं। अब पटना आने के बाद जो सूरज नैन नाम का व्यक्ति होता है वह वहीं के एक नजदीकी बैंक में जाता है और बैंक से लगभग 8 से 3 लाख निकाल लाता है और गाड़ी में बैठकर इस सफर को दोबारा से तय करने लगता है। अब जैसे ही बेटा देखता है कि पिताजी ने ढेर सारे पैसे निकाले हैं तो वह उनसे पूछने लगता है कि पिताजी ने ढेर सारे पैसे निकाले हैं। तो वह उनसे पूछने लगता है, आपने इतने सारे पैसे क्यों निकाले हैं? इस बात को सुनकर पिता मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, बेटा, इन पैसों की जरूरत है। किसी का मुझ पर कर्ज है और उस कर्ज को मुझे चुकाना है। अब ये बात बेटे को बिल्कुल भी हजम नहीं होती है क्योंकि उसके पिता काफी पैसे वाले थे तो उनके ऊपर किसी का कर्ज होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। तो वह कहने लगता है, पिताजी, आप क्यों मेरी टांग खिंचाई कर रहे हो? आपके ऊपर भला किसका कर्ज है? तो वह कहने लगता है, ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी को सुनने के बाद बताना कि मुझ पर कर्ज है या नहीं। तो बेटा भी इस कहानी को सुनने के लिए उत्सुक हो जाता है और माँ इस बात को देखकर समझ गई थी कि अब उनका पति अपने बेटे को कौन सी कहानी सुनाना चाहता है। तो इसी वजह से गाड़ी में बैठी वह मुस्कुराती रहती है और पिता अपने बेटे को कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है, बेटा, समय था 1992 का। 1992 के दशक में हम लोग बिहार के पटना शहर में रहा करते थे और मेरी शादी होने वाली थी। लेकिन मेरा एक दोस्त था जिसका नाम गोपी है। गोपी की पहले ही शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की। बड़ा लड़का था और छोटी लड़की थी। वैसे तो मेरा नाम सूरज है, लेकिन मेरा दोस्त गोपी और उसकी पत्नी मुझे प्यार से सोनू कहा करते थे और मुझे छोटे भाई की तरह प्यार करते थे। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। मैंने पढ़ाई लिखाई कर ली थी और मैं किसी रोजगार को ढूंढ रहा था कि मुझे कोई अच्छा सा रोजगार मिल जाए जिससे मैं अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकूं। उसी दौरान हमारे पास पड़ोस वाले मेरी शादी की चिंता करने लगते हैं क्योंकि मेरे माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे। बाद से मैं इधर उधर पास पड़ोसियों में ही अपना टाइम बिताया करता था, लेकिन सबसे ज्यादा मैं गोपी के यहाँ पर टाइम बिताया करता था। वह मेरा अच्छे से ख्याल रखा करता और बड़े भाई की तरह मुझे हर बात को समझाया करता। अब जब अड़ोस पड़ोस वाले शादी के लिए कहते हैं तो मैं भी अपनी शादी कर लेता हूँ, लेकिन शादी के बाद मुसीबतें अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है क्योंकि शादी के बाद अब मैं अकेला तो रह नहीं गया था। मेरा घर बस चुका था और घर के अंदर घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए थे जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे। मैं इन्हीं सब बातों को बहुत ज्यादा परेशान रहा करता और जब मैं गोपी से इन सब बातों को किया करता तो वह कुछ ना कुछ सहारा मुझे दे दिया करता और कहा करता कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। इन सभी बातों से मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया और अब मुझे कुछ बड़ा काम करना था। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि मैं कहीं बाहर चला जाऊं और वहां पर रहकर मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण करूं। मैं बाहर जाना चाहता था, लेकिन बाहर जाने के लिए भी पैसे लगते हैं
और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। इसके बाद लगभग 1994 में मैं और मेरी पत्नी अपने दोस्त गोपी के पास जाते हैं। वहां पर उनकी पत्नी कामना भी बैठी हुई थी और हम दोनों पति पत्नी उनसे बातें करने लगते हैं। बातों ही बातों में मैं उसे बता देता हूं कि मुझे बाहर जाना है और बाहर जाने के लिए मुझे कुछ पैसों का इंतजाम करना है। मैं उनसे कहता हूं कि यार ऐसा कर, मेरी जमीन को बेच दे और उससे जो मुझे पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं अपना रोजगार चला लूंगा। लेकिन तभी गोपी और उसकी पत्नी कहने लगते हैं कि अरे ऐसी कौन सी बात हो गई जो तू जमीन को बेचने की बात कर रहा है, और वैसे भी उस टाइम पर जमीनों का इतना भाव नहीं था। तो इसी वजह से वह लोग कहने लगते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो मैं उनको बताता हूं लगभग 1 लाख का इंतजाम हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, उन पैसों से मैं अपना रोजगार चला सकता हूं। इसके बाद अपनी पत्नी के कुछ जेवर जो उसके पास रखे हुए थे उन जेवरों को लेकर एक सुनार के पास जाता हूं और वहां पर 1 लाख में उन जेवरों को गिरवी रख देता हूं और जो पैसे मिलते हैं उन पैसों को लाकर मेरे हाथ में थमा देता है। अब मैं जैसे ही अपने हाथ में पैसे देखता हूं तो अपने दोस्त से पूछने लगता हूं कहां से लेकर आए हो। तो वह बता देता है कि इस तरह से तुम्हारी भाभी के जेवर मैंने गिरवी रख दिए हैं और बाद में मैं पैसा कमाकर उन्हें छुड़ा लूंगा। तुम कैसी भी चिंता मत करो और अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करो। ये तुम्हारे पास पैसे हैं और इन पैसों को तुम्हें कभी भी देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा दोस्त हूं और इतना हक तो मेरा बनता ही है। ऐसा कहकर उसने मुझे पैसे दे दिए और पैसे देकर वहां से जाने के लिए कह दिया। उसके बाद मैं अपनी पत्नी को लेकर वहां से सीधा गुजरात आ जाता हूं और गुजरात में आकर छोटा मोटा काम करने लगता हूं। उस काम में मैं दिन रात मेहनत करता हूं। मेहनत करने के बाद मेरा जो काम है वह अच्छी तरह से चलने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ मेरी बहुत बड़ी कंपनी बन जाती है, जिन कंपनियों को तुम आजकल देखा करते हो, और मैं बहुत तरक्की करने लगता हूं। लेकिन तरक्की के दौरान मैं अपने दोस्त को बिल्कुल ही भूल गया कि इस काम को चालू करने के लिए उसने मुझे पैसे दिए थे। अब जैसे ही उस दिन मैं बाहर बैठकर चाय पी रहा था और तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने के लिए आया था, तो एकदम से तुम्हारे दोस्त को देखकर मुझे अपने दोस्त की याद आ गई और उसके बाद मैंने फैसला किया उससे मिलने का। तो यह जो पैसे मैंने निकाले हैं, यह पैसे उन्हीं 1 लाख के बदले निकाले हैं। इन पैसों को उन्हें दूंगा और कहूंगा कि यह तेरे ही पैसे हैं जो तूने मुझे दिए थे। इस बात को सुनकर बेटा एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है कि पिताजी, आपने इस बात के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो पिता कहने लगते हैं कि बेटा, तुम्हें कैसे बताते, हम इन बातों को पूरी तरह से भूल ही चुके थे, क्योंकि फिलहाल अब तक इन बातों को 20 साल हो चुके। 1994 में सूरज पटना को छोड़कर गुजरात गया था, लेकिन फिलहाल समय था 2014 का और पिता कहते हैं कि ना ही कोई हमारा संबंधी उस गांव के अंदर रहा करता था, जिसकी वजह से हमें उस गांव की याद आती रहती। तो इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वह भी गोपी जी से मिलने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। ये दियालेन जाओ नासोल आ तन तरया, वह देखना चाहता है अपने पिता के उस दोस्त को जिस दोस्त की वजह से आज वह लोग इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। धीरे धीरे सफर तय होता है और सफर तय करने के बाद लगभग शाम के समय वह लोग उस गांव के पास पहुंच गए थे। बड़ी सी गाड़ी को लेकर वह गोपी के घर के सामने खड़े हो गए। यह बात देखकर गांव के कुछ लोग उस व्यक्ति की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगते हैं, क्योंकि गोपी के घर की हालत काफी ज्यादा खराब थी और फिलहाल देखने से लग रहा था कि कई सालों से इसकी कोई मरम्मत भी नहीं हुई है। यह बात सूरज को भी महसूस होती है और इसके बाद वह अपनी गाड़ी से उतरता है और सीधा उस घर के अंदर जाने लगता है। गांव का माहौल था तो घर का दरवाजा खुला हुआ था, तो अपने परिवार को लेकर सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर गोपी और उसकी पत्नी बैठकर आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक से जैसे ही सूट बूट वाले व्यक्ति उनके घर में घुसते हैं तो एकदम से वह हैरान से हो जाते हैं। तभी गोपी उनसे कहता है, हाँ भाई, कौन हो तुम और तुम इस तरह से घर के अंदर क्यों घुसे आ रहे हो। इस बात को सुनकर सूरज मुस्कुराने लगता है। इधर जो सूरज की पत्नी थी वह भी मुस्कुराने लगी थी। तभी जो सूरज होता है वह कहने लगता है, साहब, यहाँ पर हमें किसी व्यक्ति से मिलना है। तो जो गोपी होता है वह यह बात सुनकर हैरान है, क्योंकि इस व्यक्ति के पहनावे से लग रहा था कि यह 1 करोड़पति व्यक्ति है, फिर भी उसे साहब कह रहा है। तो वह कहने लगता है कि अरे भाई, क्यों मजाक कर रहे हो साहब, तो तुम लोग हो और हमें साहब कह रहे हो। तो सूरज कहने लगता है कि नहीं साहब, मेरे लिए तो आप ही साहब हो, अगर आप नहीं होते तो आज मैं ऐसा नहीं होता।
इसके बाद गोपी कहने लगता है कि देखो, मजाक मत करो, मजाक काफी हो गया, और ये बताओ कि तुम हो कौन। तो सूरज जो होता है वह कहने लगता है कि साहब, वैसे तो मेरा नाम सूरज है, लेकिन प्यार से कुछ लोग मुझे सोनू कहकर पुकारा करते हैं। अब जैसे ही गोपी और उसकी पत्नी कामना इस नाम को सुनते हैं तो एकदम से उन्हें सोनू की याद आ जाती है, और वह लोग गौर से देखकर उसे पहचान लेते हैं कि यह वही उनका दोस्त सोनू है, जिसे उन्होंने 1 लाख रुपए दिए थे और वह इस गांव को छोड़कर चला गया था। तो एकदम से जो गोपी होता है उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह भागकर सोनू को गले लगा लेता है। कहते हैं कि अरे सोनू, तू तो पूरा बदल गया है रे, और देखने से भी बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहा। और जब गोपी गले लगाता है सूरज को तो उसकी भी आंखों में आंसू आने लगते हैं और वह भी फोट फोट कर रोने लगता है। अब जैसे ही माहौल थोड़ा शांत होता है तो उसके बाद जो सूरज की पत्नी होती है वो एकदम से गोपी के पैर छूने लगती है। अब गांव के कुछ लोग यह सब कुछ देखकर चौकन्ना हो गए थे और वह घर के अंदर टाका झांकी कर रहे थे। जैसे ही वह देखते हैं कि वह करोड़पति व्यक्ति गाड़ी में बैठकर उनके घर आया था और उसके बाद उसकी पत्नी इन गरीब लोगों के पैर छू रही है, तो वह लोग भी हैरान हो जाते हैं और घर की दीवारों से कान लगाकर सुनने लगते हैं। तभी जो गोपी की पत्नी होती है वह कहने लगती है कि अरे, इसी तरह से खड़े खड़े बातें करोगे या इनको बैठने के लिए भी पूछोगे। इसके बाद गोपी उन सभी को बिठाते हैं और बिठाने के बाद उनसे हाल चाल पूछने लगता है कि बेटा, तुम क्या काम करते हो। तो वह कहता है कि अंकल जी, पढ़ाई लिखाई तो की थी, लेकिन परिवार की खराब परिस्थितियों की वजह से मुझे मेहनत मजदूरी करना ही अच्छा लगा, तो मैं मेहनत किया करता हूँ, साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर सोनू उसे शाबाशी देता है और कहता है कि बेटा, मेहनत करते रहो, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। तो जो गोपी का बेटा होता है वह अपने पिता से इन सभी चीजों के बारे में पूछना चाहता है कि यह लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और यह भाव उसके चेहरे पर, तू मेरे लिए बड़े भाई से कम नहीं है, क्योंकि शायद अगर तू मेरी उस टाइम पर मदद नहीं करता तो हे इतना बड़ा व्यापारी नहीं बन पाता और मेरे इतने बड़े बिजनेस नहीं हो पाते। अगर तुम्हें कैसी भी कोई समस्या है तो तुम बेझिझक होकर मुझे बता सकते हो। आखिर क्या हुआ है ऐसा जो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है। तो उसके बाद गोपी अपने बारे में उसे बताने लगता है। कहता है कि जब तू यहां से चला गया था तो जो मैंने तुझे 1 लाख रुपए दिए थे, उसके बाद हम दोनों पति पत्नी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उन जेवरों को तो छुड़ा लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे परिवार के अंदर बहुत कुछ चेंज होने लगता है। मेरी तबीयत खराब होने लगती है, बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा, और साथ में बेटी जवान होने लगती है। धीरे धीरे मैं बीमार रहने लगा और बीमारी के कारण मुझसे कमाने के लिए नहीं जाया जाता था। मेरा बेटा जो कि बाहर मेहनत मजदूरी किया करता है और मेहनत मजदूरी करने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है, लेकिन कैसे भी कर ले इतना पैसा वह कहां से जोड़ सकता है। जो भी पैसे वह कमाया करता है उन पैसों से घर का खर्चा चला करता है और साथ में मेरी बीमारी का इलाज भी हुआ करता है। मैंने अपनी बेटी को उसके मामा के यहाँ छोड़ रखा है ताकि घर का खर्चा कुछ कम हो सके। और इन बातों को बताते हुए गोपी एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगता है और उनकी पत्नी कामना की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो सोनू और उनकी पत्नी दोनों उनको संभालते हैं और उसके बाद उस सूटकेस को, जिस सूटकेस के अंदर ढेर सारे रुपए पैसे थे, उनको उनके सामने रखते हैं और कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा कर्जा चुकाने के लिए तुम्हारे लिए पैसे लेकर आया हूँ। इसके बाद गोपी कहने लगता है, अरे भाई, मैं तुमसे कह तो दिया था कि यह कोई कर्ज नहीं है, ये तो हमारा प्यार है जो हमने तुम्हारे लिए किया था। वह लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे और तभी वहां पर गोपी का बेटा आ जाता है जो कि अब तक मजदूरी कर रहा था। और इसके बाद जैसे ही वह घर के अंदर इन लोगों को बैठा हुआ देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है। तभी गोपी अपने बेटे को इशारा करते हैं और उसे अपने पास बुलाकर बिठा लेते हैं। वह सोनू से कहते हैं कि सोनू, यह है मेरा बेटा जो कि मजदूरी करके हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहता है। तो सोनू गोपी के बेटे से पूछने लगता है कि बेटा, तुम क्या काम करते हो। तो वह कहता है कि अंकल जी, पढ़ाई लिखाई तो की थी, लेकिन परिवार की खराब परिस्थितियों की वजह से मुझे मेहनत मजदूरी करना ही अच्छा लगा, तो मैं मेहनत किया करता हूँ, साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर सोनू उसे शाबाशी देता है और कहता है कि बेटा, मेहनत करते रहो, मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। तो जो गोपी का बेटा होता है वह अपने पिता से इन सभी चीजों के बारे में पूछना चाहता है कि यह लोग कौन हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं,
और यह भाव उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहे थे। सोनू इन भावों को पढ़ लेता है और तभी वह गोपी के बेटे को बता देता है कि बेटा, मैं जानता हूं कि तुम क्या जानना चाहते हो और जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो उन सभी चीजों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन उनसे पहले तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद सोनू उठने लगता है, लेकिन तभी गोपी कहता है कि इसे तुम कहाँ ले जा रहे हो? तो वह कहता है कि मेरे बीवी बच्चे यहीं पर है, तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे को किडनैप नहीं करूंगा, बस मुझे इससे कुछ काम है। ऐसा कहकर वह हंसने लगता है और गोपी के बेटे को अपने साथ बैठता है और वहां से गाड़ी लेकर चल देता है। वह गोपी के बेटे से उसके मामा के यहाँ का एड्रेस पूछता है और वहां से वह लोग सीधे गोपी के ससुराल पहुंच जाते हैं। वहां से उसकी बेटी को अपने साथ लेकर वापस उसी घर में आ जाते हैं। वहां पर आने के बाद सोनू उनसे कहने लगता है कि देखो दोस्त, बहुत हो गया, अब तुम्हें इस तरह से जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास ढेर सारा रुपया पैसा है, अच्छा बड़ा मकान बना पड़ा है गुजरात के अंदर, तो अब तुम लोग भी मेरे साथ वहीं पर चलोगे और वहीं पर जीवन व्यतीत करोगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चों को मजदूर भी बहुत कम मिला करती है। वहां पर मेरी किसी कंपनी में तुम्हारा बेटा काम कर लेगा और वहीं पर मेरे साथ जीवन को व्यतीत करो। मैं तुम्हारी बेटी की भी वहीं पर शादी कराऊंगा। अब ये सब बातें सुनकर गोपी कहने लगता है कि नहीं यार, हम यहीं पर ठीक है, तू ही वहां पर बना रहे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब जो गोपी का बेटा है वह अभी तक भी संतुष्ट नहीं था और उसे पता नहीं था कि यह कौन है और हमारी इतनी ज्यादा मदद क्यों करना चाहते हैं। तो उसके बाद वह पूछ ही लेता है कि अंकल जी, आप हो कौन और हमें अपने साथ ले जाने के लिए क्यों कह रहे हो? तो जो सोनू होता है वह उसे बता देता है कि बेटा, मैं इस तरह से तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ और इसी गांव का रहने वाला हूँ। अब गांव वाले जो बाहर से इस सब बातों पर कान जमाए हुए थे, उन लोगों को भी पता चल जाता है कि यह कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। दोस्त को अपने साथ ले जाना है तो सोनू का दोस्त गोपी कहने लगता है कि भाई अभी तो रात हो गई है, कल सुबह देखते हैं, आज रात तुम यहीं पर रुको और कल सुबह देखते हैं कि क्या होना है। ऐसा कहकर गोपी सोनू के परिवार को और उसको भी वहीं पर रोक लेता है और रात भर को वह आपस में बातचीत करते रहते हैं। रात भर में उन लोगों ने तय कर लिया था कि वह लोग वहीं पर चले जाएंगे और वहीं पर अपनी आगे की जिंदगी बिताएंगे। दूसरे दिन सुबह सुबह जो सोनू होता है पूरे परिवार को लेकर वहां से गुजरात अपने घर में आ जाता है और वहीं पर उन्हें आदर सम्मान के साथ रखने लगता है। सोनू ने गोपी की बेटी की भी शादी एक बहुत बड़े घर में तय कर दी थी और बेटे को कंपनी के अंदर बहुत बड़ा मैनेजर बना दिया था। कुछ दिनों बाद गोपी की बेटी की भी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसकी जो पत्नी आती है वह भी उस घर के अंदर रहने लगती है। इसके बाद गोपी का बेटा अपने लिए एक अलग से मकान खरीदता है और उसके अंदर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। गोपी और उसकी पत्नी कामना कभी अपने दोस्त के यहाँ पर रहते तो कभी अपने बेटे के यहाँ पर रहते और अच्छी तरह से अपने समय को व्यतीत करते हैं। अब गांव वाले भी जान चुके थे कि यहाँ पर एक हमारे गांव का व्यक्ति रहता है जो अब बड़ा आदमी बन गया है, तो गांव से भी कुछ लोग उसके पास आने लगते हैं अपने बच्चों की सिफारिश लेकर कर और कहते हैं कि हमारे बच्चों को भी कंपनी में काम दे दो ताकि वह भी अपने भविष्य को बेहतर कर सके। तो वह गांव के कुछ लड़के और लड़कियों को भी वहां पर लगा लेता है और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। और फिर साल 2020 में गोपी की मौत हो जाती है। उसका बेटा गुजरात के अंदर वहीं पर रहा करता है और उसके 3 बच्चे हैं। सोनू के बेटे की भी शादी हो गई है और शादी होने के बाद उसके लिए 2 बच्चे हैं, साथ रहा करते हैं। सोनू का बेटा और गोपी का बेटा भी इसी तरह से एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं और गोपी का बेटा सोनू के बेटे को छोटा भाई समझता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।